खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। यहाँ पर मोटा इलाके में एक बंदर के गला दबाने से एक बच्चे की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से मिल रही है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त बच्चा घर में बैठा हुआ था और इसी दौरान वहां पहुंचे बंदर ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे की उम्र 4 साल बताई जा रही है। अनुराग चड्ढा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। अनुराग, क्या रेजिडेंशियल एरिया है ये और यहाँ पर बंदरों का आतंक देखने को मिलता है? जी बिल्कुल श्वेता, ये गाजियाबाद का मोटा इलाका है और पूरी तरह से आबादी वाला क्षेत्र है। दरअसल पिछले काफी समय से यहाँ पर बंदरों का आतंक था। बंदर किसी के भी घर में घुस जाते थे, लेकिन आज तो ये बड़ी दुखद घटना हुई। एक बच्चा घर में बैठा हुआ था और बंदरों ने उस बच्चे पर हमला कर दिया। और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि बंदर ने बच्चे के गले को काफी देर तक दबाए रखा और इतने में लोगों ने उस बंदर को भगाने की कोशिश की तो बंदर नहीं भागा, लेकिन बाद में बंदर अपने आप भाग गया। और जब उस बच्चे को घायल अवस्था में देखा लोगों ने तो उसको सीधे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको वहां ब्रोड डेड घोषित कर दिया। तो इस बंदर के हमले के बाद जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित है, क्योंकि जो स्थानीय नगर पालिका से जुड़े अधिकारी हैं उन्होंने वो शिकायत की थी वहां पर, लेकिन किसी तरह का कोई असर देखने को नहीं मिला। लेकिन ये बच्चा जरूर बंदर के हमले का शिकार हो गया। फिलहाल पुलिस भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, आखिर कब से शिकायत थी। अब चूंकि बंदर ने हमला किया तो इसमें पुलिस ही कोई क्रिमिनल केस को स्वतः दर्ज नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर है कि जो संबंधित अधिकारी हैं वो अब देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके बाद अब किस तरह की स्थिति वहाँ पर हो सकती है। जी चलिए अनुराग, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर उन्नाव से, जहां के रावतपुर टिकौली इलाके में एक घर में हुए धमाके में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे घर के पास के एक खाली प्लॉट में खेल रहे थे और तभी ये धमाका हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस की शुरुआती जांच में धमाके की वजह आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाला बारूद बताया गया। हालांकि पुलिस फिलहाल कुछ भी साफ तौर पर कहने से बच रही है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये धमाका कैसे हुआ है और पुलिस भी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। अपन वही बारात वरात आई है तो वही गोला वोला की थोड़ी बहुत बारूद रही, वही अपन खेल रहे हैं तो माचिस पा गए तो वही लगा दिया, बस और कुछ भी नहीं। तो छोटे बच्चे थे, गांव में बारात वरात आई थी तो वही का कुछ इन्होंने पटाखा या कर दिया। उसके बाद चला रहे थे जिसमें विस्फोट हो गया, जिसमें एक बच्चा घायल है और एक की मृत्यु हो गई है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की भांजी ऋचा के साथ मारपीट के मामले में ऋचा के पति संदीप शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदीप को देर रात कानपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया और कानपुर ले आई है। संदीप के ऊपर 30 अप्रैल को ऋचा के साथ मारपीट करने और नशे का इंजेक्शन लगाकर हत्या के इरादे से जबरदस्ती कार में बैठा कर ले जाने का आरोप है। कानपुर के नजीराबाद इलाके में ऋचा ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई थी और संदीप के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मोहम्मद उजैर जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। उजैर, ये बताइए कि अब क्या कुछ अपडेट इस मामले में देखने को मिल रहा है? देखिए, इस मामले में संदीप के साथ जो है इनका एक और साथी था जिसका नाम राजकुमार श्रीवास्तव है। वो भी शुक्लागंज उन्नाव का रहने वाला था। उसको भी पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इन दोनों का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो 147, 307, 328, 323, 504 और 506 की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद अब इनका मेडिकल करा के जेल भेज रही है पुलिस। कितने साल पहले इनकी शादी हुई थी? 20 साल पहले इनकी शादी हुई थी और ये इन दोनों की लव मैरिज थी और लव मैरिज के बाद जो है इन दोनों की लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी और इनके 2 बच्चे भी हैं। और लेकिन अचानक इनके बीच में किस तरीके से मनमुटाव हुआ है ये तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ये कुल मिला के डोमेस्टिक वायलेंस है जो आगे बढ़ते हुए जो है इस कगार पे पहुंच गया कि अब इसकी हत्या का प्रयास हुआ है इसमें। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब खबर पीलीभीत से, जहां पर बीएससी कार्यालय में लिपिकों ने लेखा अधिकारी की जमकर पिटाई कर दी। लिपिकों ने लेखा अधिकारी को कई घंटे तक ऑफिस में बंधक बनाए रखा। मारपीट से लेखा अधिकारी की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये लिपिक वेतन निर्धारण की मांग कर रहे थे। लिपिक अपनी मांगों को लेकर लेखा अधिकारी लक्ष्मीकांत के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लिपिकों ने हंगामा शुरू कर दिया और लेखा अधिकारी को बंधक बना लिया। इस बीच कुछ लिपिक लेखा अधिकारी के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करने लगे। लेखा अधिकारी की हालत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो वहीं मौका पाकर आरोपी लिपिक भी फरार हो गया है। लेखा अधिकारी की शिकायत पर हंगामा और मारपीट करने वाले लिपिक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हमारे यहाँ जो आए थे तो लेफ्ट साइड रीनल कोलिक पेन सस्पेक्ट कर रहे थे हम, साथ में गैस्ट्राइटिस, और लग भी अब हमें ये भी लग रहा था कहीं एंजाइनल पेन भी ना हो, और डिप्रेशन में हमें दिख रहे थे। तो हमने सजेस्ट किया था कि आप ईसीजी करा के देख लीजिए और एक अपना अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन करा के देख लीजिए। खबर फर्रुखाबाद से, जहां की जिला जेल में एक मामूली विवाद को लेकर कैदी आपस में ही भिड़ गए। बीती शाम को कैदियों पर एक गुट टीवी पर मैच देखना चाहता था, जबकि दूसरा फिल्म देखना चाहता था और इसी मामूली सी बात पर कैदी आपस में भिड़ गए। जेल प्रशासन ने बीच बचाव कर मामला सुलझा दिया, लेकिन आज सुबह कैदियों के एक गुट ने फिर हमला बोल दिया, जिसमें 2 कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल कैदियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों शंकरलाल थे और रंजीत से टीवी के पीछे हुआ था झगड़ा, और शाम को पेशी हुई तो अधीक्षक साहब ने उसको रंजीत को 2 पे भेज दिया, तो सोनू ने ईंट गौशा में बांध के और इसमें चला दी। इतना झगड़ा है। ये था 2 बंदी थे, एक सोनू और एक विनोद, ये आपस में लड़ गए। लड़ने से उसके भी चोट है, इसकी भी चोट है, वो किसी की ज्यादा है किसी की कम। लड़ाई टीवी के पीछे हुई थी। ये टेलीविजन पे डिश टीवी लगी है, उस पर मैच और फिल्म के पीछे हुई थी। मैच और पिक्चर टीवी इंग्लिश देखी। ये मैच देखना चाह रहे थे, वो फिल्म चलाना चाह रहा था। और इधर मुरादाबाद में प्रदेश स्तर के ताइक्वांडो प्लेयर युधिष्ठिर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है युधिष्ठिर परीक्षा में लगातार मिल रही असफलता से परेशान था। घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हिमगिरी कॉलोनी की है। पुलिस के मुताबिक युधिष्ठिर कई सालों से पुलिस भर्ती परीक्षा दे रहा था, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाया और इसी से परेशान होकर युधिष्ठिर ने तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 9 मई को युधिष्ठिर की शादी भी होने वाली थी। अभी तो सामान लेने जा रहा था, मैं तेल लेके आया हूँ। तेल लेके आया हूँ। बोले पापा आप तेल ले आओ, और बोले जो जो सामान नहीं है बाकी मैं लाता हूँ, और बोले चिंता करने की बात नहीं, सब फिट कर दूंगा। बोले सब ठीक कर दूंगा, और चिंता करने की कोई बात नहीं है। उस सूचना पे पुलिस गई तो पता चला कि वो पढ़ने में काफ़ी दिनों से कई परीक्षाओं में असफल हुआ। इससे 2-3 महीने से वो डिप्रेशन में था। परिवार वालों ने बताया कि उसको समझाया गया काफ़ी, लेकिन वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आया और आज उसने आत्महत्या कर ली। जब जानकारी की गई तो पता चला कि वो ताइक्वांडो का प्लेयर भी था, बट उसके अंदर कहीं से विफलता की भावना मन में बैठ गई थी और इस वजह से उसने आज आत्महत्या की। मिर्जापुर नगर पालिका परिषद में इन दिनों वर्दी के नाम पर लूट मची है। दरअसल नगर पालिका के कर्मचारियों को 4 साल में 2 बार गर्मी और सर्दी की वर्दी दी जाती है और इस वर्दी पर नगर पालिका का नाम लिखा होता है। नगर पालिका परिषद में 419 पुरुष और 111 महिला कर्मचारियों को वर्दी दी जानी चाहिए थी। हर कर्मचारियों के लिए प्रति वर्दी 680 रुपए तय किया गया, लेकिन इस बार ठेकेदारों ने मिलीभगत कर कर्मचारियों को सस्ता कपड़ा थमा दिया और हजारों रुपए डकार गए। वर्दी के नाम पर सस्ता कपड़ा मिलने से जहां कर्मचारी मायूस है, तो वहीं सभासदों का कहना है कि वो इस मामले को शासन तक पहुंचाएंगे। हालांकि नगर पालिका की ओर से सफाई दी जा रही है कि वर्दी का कपड़ा कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष की पसंद के मुताबिक ही दिया गया है। यूनियन अध्यक्ष जो पसंद करेंगे कर्मचारियों के, और वो लिखित हम ही देते हैं, तो मजबूरन हमें देना पड़ रहा है, क्योंकि हम अपने पसंद से दे नहीं रहे हैं। नहीं, वर्दी के नाम पे ऐसा हमारे यहाँ जो यूनियन के अध्यक्ष होते हैं वो पसंद करके ही लेते हैं, तो इसलिए उनके उसी के अनुसार हम लोग को देना पड़ रहा है, क्योंकि उनके अध्यक्ष हैं यूनियन के,
और वही अपना डिमांड लिखते हैं, वही लिख के देते हैं, वही जाते भी हैं मार्केट से देखते भी हैं। से जो है कि बांटना शुरू कर दिया यहाँ पे ईओ और अध्यक्ष मिल के जो है कि पालिका कर्मचारियों को 200-300 रुपए वाला जो शर्ट पैंट का पैकेज आता है वो शर्ट पैंट अलग अलग भिन्न रंगों में दिया जा रहा है। उसका कोई मतलब नहीं है। भिन्न रंगों में तो हर आदमी पहन के जो है घूम रहा है। इसका क्या मतलब है? ये मतलब कि कौन सी पहचान मिलेगा नगर पालिका को? इसलिए जो है कि हम लोग इसका विरोध करते हैं कि शासी अधिकारी महोदय और अध्यक्ष जी इसको तत्काल वापस करके पालिका कर्मचारियों को बाकायदा वर्दी दें। इधर जालौन में सरकारी जमीन पर बीएसपी विधायक के अतिक्रमण पर नगर पालिका का बुलडोजर चला है। तहसील दिवस पर स्थानीय लोगों ने बीएसपी विधायक के अतिक्रमण की शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगर पालिका उरई ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। एसडीएम एबी सिंह और ईओ रविन्द्र कुमार के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया है। ईओ रविन्द्र कुमार ने बताया कि ये पशु बाजार की जमीन है और 1 महीने पहले ही जमीन की नाप करके चिन्हित की गई थी। इसके बावजूद अतिक्रमण किया गया था। और अब खबर चित्रकूट से। यहाँ पर प्रिंसिपल मदगंजन किडनैपिंग मामले में अपहरणकर्ताओं ने 5 लाख की फिरौती की मांग की है। मदगंजन के मोबाइल से ही परिजनों को फिरौती के लिए फोन आया था। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय मुरकटा के प्रिंसिपल मदगंजन मिश्रा का बुधवार को सरेआम उनके स्कूल से ही अपहरण कर लिया गया था। बलखड़िया गिरोह के 5 कैदियों ने हथियारों के दम पर उनका अपहरण किया था। तो 5 लाख की फिरौती मांगी गई है। किडनैपिंग मामला है ये और शक बलखड़िया गिरोह पर। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेठी में फूड पार्क प्रोजेक्ट को निरस्त करने के मुद्दे को कांग्रेस उपाध्यक्ष और अमेठी से सांसद राहुल गांधी ने आज पूरे जोर शोर से लोकसभा में उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि फूड पार्क बनने से किसानों को फायदा होता है। राहुल गांधी ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप भी लगाया। राहुल ने इसके साथ ही सरकार से कहा कि फूड पार्क प्रोजेक्ट को निरस्त नहीं किया जाए। प्रधानमंत्री जी आए अमेठी में, 52 मिनट का भाषण किया प्रधानमंत्री जी ने। 52 मिनट का भाषण किया और उन्होंने भाषण में एक अच्छी बात कही। भाषण में उन्होंने एक अच्छी बात कही जो उस समय मुझे अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बदले की राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं बदलाव की राजनीति करने आया हूं। राजनेताओं के पास अपना वायदा ही होता है और सबसे जरूरी वायदा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी का होता है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वायदा किया, मजदूरों से वायदा किया कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे, मगर वो हुआ है। फूड पार्क को कैंसिल किया गया है। और उधर लोकसभा में राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी सरकार बदले की भावना से काम नहीं करती। राजनाथ सिंह ने इसके साथ ही ये भी कहा कि फूड पार्क बनाने वाली कंपनियों ने ही इससे अपना हाथ खींच लिया है। इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री राहुल गांधी जी ने यह कहा कि 2 रुपये का आलू जब उसकी चीज तैयार होती है तो 10 रुपये की दर से बिकती है। कम जानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं 2 रुपये किलो की आलू का चीज 50 रुपये 75 रुपये में एक पैकेट मिलता है। राहुल जी, बदले का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। बदले देखिए, हम तो यह मानकर चलते हैं, हम लोग देश का विकास करना चाहते हैं। अकेले सत्ताधारी दल देश का विकास नहीं कर सकता जब तक कि सबका सहयोग प्राप्त नहीं होगा। हमारी सोच तो यह सोच है। इसलिए यदि आपने कहा है तो इस पूरे मामले को मैं दिखवा लूंगा और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको इसकी मैं जानकारी भी दे दूंगा। तो उधर यूपी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। राजेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार यूपी का विकास नहीं चाहती। सिर्फ फूड पार्क ही नहीं, कई और योजनाओं पर भी केंद्र सरकार का ऐसा ही रुख है। सिर्फ सुल्तानपुर के फूड पार्क का ही मामला नहीं है। 1 साल से बीजेपी की दिल्ली की सरकार और 71 उनके सांसद जो उत्तर प्रदेश से जीत कर गए हैं, जिनकी संख्या के आधार पर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी हुई है, और 1 दर्जन केंद्र के मंत्री भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसमें है। उत्तर प्रदेश से है 1 दर्जन।
लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति वो अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व का कोई निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये 1 साल में उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। तो कुछ दिन पहले ही जी संगम ने फूड पार्क के उस इलाके का जायजा लिया था जहां ये प्रोजेक्ट बनना था। जी मीडिया संवाददाता विवेक तिवारी अमेठी में उस जगह पर पहुंचे थे जहां पर इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। अब वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस रिपोर्ट को देखते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम जिस जमीन के ऊपर खड़े हैं वो मेगा फ्रूट पार्क के लिए अलॉट की गई थी। यूपीएसआईडीसी ने आदित्य बिरला ग्रुप को दिया था और राहुल गांधी ने इसका इनॉग्रेशन अक्टूबर 2013 में किया था, लेकिन तब से लेकर अब तक कोई ईंट भी इस पर नहीं रखी गई। और इस पूरे पार्क के प्रोजेक्ट को मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार ने कैंसिल कर दिया है। हमारे साथ तमाम लोग हैं इस इलाके के, इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि क्या उनका कहना है। इस पूरे अगर ये पार्क बन जाता, फ्रूट पार्क बन जाता, तो उन्हें कौन सी सहूलियतें होती और नहीं बनने से अगर उनको कोई दिक्कत है। पहले तो हम इस बच्चे से पूछेंगे, बेटा ये बताओ, तुम बता रहे थे कि वहां पर बोर्ड लगा था, क्या लिखा था उसमें और क्या था? उसमें मेगा फूड कंपनी के बारे में लिखा था और राहुल गांधी का फोटो था। तो वो उखाड़ ले गए? हाँ, वो उखाड़ ले गए। अच्छा, आप ये बताएं कि ये फ्रूट पार्क यहाँ पर बनना था, राहुल गांधी ने बड़े अरमान से यहाँ पर शिलान्यास भी किया था, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, उसने इसको रद्द कर दिया है। आपको लगता है कि ये कैसा फैसला है? ये गलत फैसला है। यहाँ जमीन लिया है, यहाँ का रोजगार लोगों को मिलता है जिनकी जमीन नहीं है। जमीन चली गई, रोजगार भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपको अफसोस है कि मतलब बन जाता तो थोड़ी बेहतरी होती है। तो मजदूरी मिलती, किसी को मिलती तो कुछ। ये अनुमान था कि तकरीबन 40,000 किसानों को और लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल जाता। तो ये है, ज्यादातर लोग जो आसपास के हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर वो पार्क लग जाता, फ्रूट पार्क, तो शायद इस इलाके की और बेहतरी होती। अक्टूबर 2013 में इस जमीन पर मेगा फूड पार्क की नींव खुद राहुल गांधी ने रखी थी। उम्मीद जगाई थी कि इससे 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, मगर काम आगे नहीं बढ़ा और शायद अब ये सपना भी टूटने वाला है। और इस वक्त एक बड़ी खबर नोएडा से आ रही, जहां पर बिल्डर अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों से बिल्डर द्वारा मनमानी बिजली बिल वसूलने पर अब कार्रवाई हो सकती है। नोएडा बिजली विभाग जल्दी इसके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रहा है। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग को शिकायत मिल रही है कि बिल्डर सरकारी दर से ज्यादा बिल वसूल रहे हैं। वहीं 9 मई को लोग सेक्टर 6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में इसकी शिकायत कर चुके हैं। आपको बता दें कि आगे की जो शिकायत है वो 9 मई को होगी। इसके पहले भी शिकायत हुई, जिसके आधार पर अब कार्रवाई करने की एक प्रक्रिया शुरू होगी। अमित चौधरी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। अमित, कैसे सख्ती करने की अब कवायद शुरू होने जा रही है? देखिए श्वेता, नोएडा में काफी हाई राइज बिल्डिंग है और ज्यादातर जो लोग हैं वो अपार्टमेंट में रहते हैं, और उन्हीं में से कुछ लोगों ने शिकायत की थी लखनऊ विद्युत विभाग के मुख्यालय पे और नोएडा के अधिकारियों से। उसी पर कार्रवाई करते हुए जो शिकायत करता थे, उन लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि सरकारी दरों से 2 गुना और 3 गुना पैसा जो बिल्डर द्वारा वसूल किया जाता है, 12 से 14 रुपए यूनिट ली जाती है। अभी डिजिटल मीटर के नाम पर बिल्डर द्वारा मनमाना पैसा वसूल किया जाता है। तो इस शिकायत पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि 9 तारीख को इंदिरा गांधी कला केंद्र में एक मीटिंग का आयोजन होगा। उसमें जो भी ऐसे लोग हैं जिनसे ज्यादा बिल्डर की मनमानी से परेशान है, वो अपनी शिकायत दे सकते हैं। ऑनलाइन भी अपनी शिकायत लोग दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ बिल्डर भी अपना पक्ष आगे रख सकते हैं कि आखिर वो जितना पैसा जो वहाँ रहने वाले उपभोक्ता हैं उनसे किस तरीके से वसूल रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण दें। और अगर बिल्डरों की कमी इसमें पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग का ये भी कहना है कि इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी और आगे से दर निर्धारित की जाएगी बिल्डर की कॉस्ट को देखते हुए। कई बार बिल्डर अपनी कॉस्ट को लेकर अनाप शनाप पैसा वसूल करने की बात करते हैं। तो पूरे मामले की विद्युत विभाग ने जांच करने की और इनके ऊपर कार्रवाई करने का मन बना लिया था। चलिए, अभी पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में राज्य विद्युत नियामक आयोग में आज बिजली के सरचार्ज को लेकर सुनवाई हुई। 1.5 घंटे चली बहस के दौरान उपभोक्ता परिषद ने यूपीपीसीएल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नियामक आयोग के चेयरमैन ने नाराजगी जताते हुए पावर कॉर्पोरेशन को विस्तृत ब्यौरा देकर आयोग के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। देखिए, आज जो मेन सुनवाई थी, जो बिजली कंपनियों द्वारा नॉर्मेटिव बिलिंग के आधार पर जिन उपभोक्ताओं से मीटर का पैसा ले लिया लेकिन मीटर नहीं लगाया, उनके ऊपर 1 किलोवाट पर जो शहरी उपभोक्ता 155 यूनिट और गांव के उपभोक्ता जो 108 और 120 यूनिट के आधार पर ये लोग बिलिंग कर रहे थे। तो उस पर आज बिजली कंपनियों के जो एमडी हैं
चेयरमैन है, डायरेक्टर कमर्शियल है, सबको नोटिस थी, जिसमें नियामक आयोग ने हमें पक्षकार बनाया था। तो सुनवाई काफी हंगामेदार रही। बिजली कंपनियां जो है कोई जवाब नहीं दे पाई और अंततः नियामक आयोग ने काफी तर्क टिप्पणी में कहा कि आप अविलंब जवाब फाइल करिए और अब उनको लिखित जवाब देना है और सुनवाई अभी भी आगे जारी है।